नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है 1991 से लेके 2021 तक के यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस थे, जीएस वाले बेसिकली, ठीक है, जो जीएस वाला पोर्शन रहता है उसमें सारे कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज या कह सकते हैं टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ। उसी संदर्भ में आज आप सभी का जो फेवरेट टॉपिक है जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसका ये कह सकते हैं कि प्रथम वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, ठीक है। इससे पहले मैं लगभग अराउंड 16 से 17 टॉपिक या कह सकते हैं 15 टॉपिक तो सामान्य सी बात है हो ही चुके हैं, ठीक है। जिसमें मैं इतिहास कवर करवा चुका हूँ, भूगोल कवर करवा चुका हूँ, विश्व का भूगोल अलग करवाया है मैंने, और भारत का भूगोल अलग से करवाया, यानी कि पिछले लगभग 15 टॉपिक में लगभग करवा चुका हूँ, ठीक है। उसी संदर्भ में आज का ये जो वीडियो है ये भारतीय संविधान से संबंधित है। आप देख सकते हैं नीचे ये जो क्वेश्चन लिखा है उसमें आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम इसी तरीके से जितने भी पिछले मैंने वीडियो करवाए हैं उन सभी में सारे आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। और आज के भी जो क्वेश्चन है वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित होने वाले हैं। हालांकि हो सकता है जो भारतीय संविधान या एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी ये सीरीज होगी या कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इससे हमारे लगभग 5 या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं वीडियो बन जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। आप सभी को पता होगा अगर 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं जीएस के पोर्शन में तो 40 में से आप 15 प्लस या कह सकते हैं कि 15 या 16, अकेले 15-16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से आते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो तो वीडियो लंबी बने और कई वीडियो बने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जुड़े रहेंगे बिल्कुल लास्ट तक, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है यूपी पुलिस एग्जाम की, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की बहुत बढ़िया चल रही होगी और एकदम फाड़म फाड़ चल रही होगी, ओके। तो मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने भाई-बहन जो भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की या आने वाली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये पूरी जो प्लेलिस्ट है, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हैं, ओके। और कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा लास्ट में अगर आपको कुछ नया चाहिए। बाकी हाँ, एक मेरा भाई पूछ रहा था कि भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। विद इन 5 to 10 डेज, आफ्टर 10 डेज मैं ये पूरी पीडीएफ आपको आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे मेरा एक नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं वहां पे ये मतलब अभी मत करिएगा, मैं 10-15 दिन बाद ये पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चले, आप सभी को पता है जो भारतीय संविधान है हमारा या राज्य व्यवस्था है उसमें जो भारतीय संविधान में जो पहला टॉपिक रहता है बेसिकली वो रहता है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। हालांकि इसकी मैं एक वीडियो मैंने बनाने मतलब पीपीटी के माध्यम से मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी, बट वो फिर मैंने अभी स्किप कर दिया पूरा, ठीक है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था उससे संबंधित हमारा पहला टॉपिक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आए थे वो करवाऊंगा। उसके बाद में भारतीय संविधान का जो पहला पार्ट था यानी कह सकते हैं प्रस्तावना, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो करवाऊंगा। फिर भाग 2 जो है नागरिकता, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए वो करवाऊंगा। उसके बाद भाग 3 आ जाएगा, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो सारे, मतलब मैं एक तरीके से देखिए, एक तो ये टॉपिक वाइज तो हो ही गया है, और टॉपिक वाइज के अलावा अलावा अब जैसे कि हमारा अभी फिलहाल ये टॉपिक है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में भी पहला टॉपिक आ जाता है, मतलब सब टॉपिक आप मान सकते हैं इसको। सब टॉपिक पहला है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं, ओके। तो उसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार डॉट 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 द्वारा पेश किया गया था। तो आप सभी को पता है जो संविधान सभा का जो विचार हुआ था, कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति थे एम एन रॉय साहब, इन्होंने 1934 में भारत के संविधान सभा का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में संविधान सभा का विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे एम एन रॉय साहब, जिन्होंने 1934 में ये विचार प्रस्तुत किया था, और सर्वप्रथम 1895 में डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्वराज विधेयक पारित किया था, या कह सकते हैं स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। और 1938 में नेहरू जी द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार से संविधान सभा की मांग
की बात की गई थी। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो कि 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कह सकते हैं कि जो सदस्य 3 सदस्यों का जो गठन हुआ था, उसके तहत कैबिनेट मिशन भारत में आया था। और इस मिशन का जो अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का, उसका नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। इसी वजह से इस जो मिशन आया था, इसका नाम ही कह सकते हैं कैबिनेट मिशन हो गया था। ठीक है। और दो अन्य सदस्य थे, जिसमें पहले का एक का नाम था एक्स स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये जो भारतीय संविधान था वो पूरी तरीके से लागू हो गया था। अगर बात करी जाए कि संविधान जो था वो बनकर कब तैयार हुआ था, तो वो हमारा तैयार हो गया था 29 ऑफ नवंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और 29 नवंबर को ही हम कह सकते हैं कि जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है। ओके। और इसके कुछ प्रावधान 29 नवंबर से ही लागू कर दिए गए थे, 29 नवंबर 1949 को। ठीक है, 29 नवंबर ही है ना, 29 नवंबर ही है शायद। एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। मतलब 1949 को लागू कर दिए गए थे, परंतु जो भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पे पंडित नेहरू जी ने या उस समय की जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उन सभी नेताओं ने कसम खाई थी कि हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से फिर हम आजाद तो हो गए थे 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त 1947 को ही। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये संविधान बना, संविधान बनने के बाद में ये तो बन के 1949 को तैयार हो चुका था, लगभग 29 नवंबर को। ठीक है। पर फिर सोचा कि अब क्या करें, 15 अगस्त को तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अब फिर वेट किया गया कि चलो यार, हमने एक बार ना बहुत पहले कसम खाई थी लाहौर अधिवेशन में कि हम 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी को हम मनाएंगे कुछ अपना। बेसिकली उस समय ये कहा गया था कि हम जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त को हो गए थे। इस वजह से फिर बोला कि चलो यार, 26 जनवरी को ना फिर हम गणतंत्र दिवस रख देते हैं। इस वजह से फिर बचे हुए जो प्रावधान थे भारतीय संविधान के, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस का आप स्नैपशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब इतने से एक स्नैपशॉट में आपके कह सकते हैं कि हम भारतीय जो संवैधानिक विकास है, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है, उसके लगभग 10 क्वेश्चन आप इस सिंपल सा इस एक स्नैपशॉट से कवर कर सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप का जो दूसरा नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजशाही शासन, वेस्ट मिस्टर शासन, कैबिनेट सरकार या मंत्रिमंडल सरकार, या फिर उत्तरदायी शासन। संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम, सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इनमें मंत्रिपरिषद स्वरूप सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ध्यान रखेंगे। जो मंत्रिपरिषद रहता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु मंत्री परिषद जो रहती है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे वो प्रधानमंत्री के प्रति सॉरी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। मतलब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी अनुवांशिक होते हैं। कुल मिला के ये राजशाही का ही अपडेटेड रूप आप मान सकते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? आप सभी को पता है, भारत का जो पहला न्यायालय था, जो कह सकते हैं कि पहला हाई कोर्ट भी इसको कहा जाता है, तो वो बेसिकली कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, और वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे का प्रावधान था, लेकिन उस समय
उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय पीपी काउंसिल के अधीन था। ठीक है, ध्यान रखें। और पहला जो न्यायालय था हमारा, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। ठीक, कब? 1937 को। और ये आप देख सकते हैं 14 नवंबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी पुलिस एसआई एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? जैसे कि आप सभी को पता है, जो भारतीय संविधान है वो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कॉपी पेस्ट है। तो हमने हर चीज भारतीय संविधान में किसी ना किसी देश के संविधान से ली है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास में, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कहाँ के संविधान से कॉपी की है? ठीक है, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या यूके के संविधान से। तो अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करी जाए, वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वही समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 15 नवंबर 2021 के जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? आप सभी ने भारतीय संविधान अगर पढ़ा होगा तो आपने इस नियम को अवश्य पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसको बेसिकली 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसका ही कह सकते हैं कि चूंकि ये राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत सरकार का एक इसमें राज्य सचिव था और दूसरा गवर्नर जनरल था। ठीक है, हाँ, तो मोंटेग्यू जी जो थे राज्य सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड जी ये गवर्नर थे। ठीक है, तो उन दोनों के कॉमन नाम को मिला के भारत में इसका नाम लिया जाता है। बाकी आधिकारिक तौर पे इसका जो नाम है वो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 था। ठीक है, वर्ष 1918 में राज्य सचिव, ये आप देख सकते हैं, राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, और वायसराय, इसी को बेसिकली वायसराय कह सकते हैं आप, या फिर गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के संवैधानिक सुधारों को की अपनी योजना तैयार की गई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, और वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। ठीक है, कुल मिला के आपसे बस सीधा यही पूछा जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया, या इस ये जो अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसका आधिकारिक नाम क्या था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार, सॉरी दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, या समता बनाम आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समता बनाम आंध्र प्रदेश। एक बार इसका देख लेते। समता बेसिकली ये एक एनजीओ का नाम था। एनजीओ आपको पता होगा एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन नॉन गवर्न ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्न ऑर्गेनाइजेशन करके एनजीओ का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। समता ये एक एनजीओ का नाम है। इसने एक आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ में एक रिट दायर की, या कह सकते हैं इनका आंध्र प्रदेश सरकार बनाम आंध्र प्रदेश सरकार बनाम समता एक एनजीओ था। इनका आपस में विवाद चला, मतलब कानूनी विवाद, और उसमें एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, या कह सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, एक विशेष अवकाश याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है।
आप भी जब एग्जाम में जाइएगा उससे पहले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि केसेस रहे हैं वो आप देख के जाइएगा। उन केसेस में आपको पता होगा एक बेरुवारी केस है या अ, केशवानंद भारती केस है, ठीक है। इसके अलावा और भी लगभग 10-15 केसेस हैं, वो आप सारे 10-15 केसेस देख के जाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये तो आपको पता ही है, ये तो 1919 का हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन, ये भी नहीं होना। क्रिप्स मिशन या मार्ले मिंटो सुधार, तो क्रिप्स मिशन भी नहीं है और साइमन कमीशन भी नहीं है। साइमन कमीशन कब आया था? आपको पता होगा लाला लाजपत राय को कब वो हुआ था, 1923, 1923 कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। तो जब साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या सुखदेव वगैरह इन लोगों ने इसका विरोध किया था। भारतीय जो क्रांतिकारी थे उसी संदर्भ में यानी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी की बर्बर तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वहां पे उन लाठियों से लाला लाजपत राय जी की हत्या, मतलब कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बात करते क्रिप्स मिशन की, ये तो बहुत बाद में आया था, मतलब हमारी कह सकते हैं आजादी से कुछ समय पहले। तो अगला ऑप्शन एक ही बचा, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने साम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा के संविधान से। तो मतलब जो केंद्र की जो कह सकते हैं आप जो शक्तियां हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। हम ऊपर भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो वो बेसिकली हमने लिए हैं कनाडा के संविधान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ये आपके हो जाएंगे कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, ठीक है। एक बात और, हालांकि हो सकता है आगे इसमें पूछा गया हो पर फिर भी आप मार्क कर लीजिएगा। मतलब मार्क क्या करिए, आप गूगल करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। पीएम नेहरू जी, ठीक है। अब इन 5 ऑप्शंस में से मैं आपको 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताइएगा कि इन 5 लीडर्स में से एक महात्मा गांधी को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गांधी जी, इन 6 लीडर्स में से पहली स्टेटमेंट ये है कि प्रस्तावना को संविधान का हृदय किसने कहा था? अ, इन 6 लीडर्स में से। दूसरा जो था हमारा पॉइंट है कि किस इनमें से किस लीडर ने जो हमारा था अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इसको संविधान का हृदय या रीढ़ कहा था, ठीक है। ये आपके 6 ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय या रीढ़ कहा, और दूसरा किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या रीढ़ कहा था, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आजादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की जो बैठक थी वो कब की गई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की जितनी भी बैठकें थी उसमें पहली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
और ये क्वेश्चन आपका ये देख सकते हैं 2021 को जो 16 नवंबर को शिफ्ट पूछी गई थी, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा गया था। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 9 दिसंबर को। कहाँ गया 9 दिसंबर? ये ऑप्शन सी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो की गई थी। ठीक है, बाकी कमेंट करके आप बताइएगा इसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक, और एक बात और, संविधान सभा में कितनी महिलाएं इसकी सदस्य थी संविधान सभा में। ठीक, इसी भी आप हो सकता है आगे इसमें आ जाए, पर अगर आपको पता है तो आप अभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, हो सकता है इसमें आगे हो। कोई एक पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में औरतों की संख्या जो कितनी थी, फीमेल। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए थे? ठीक है, मतलब जो स्पीकर बेसिकली ये होता है, आपको पता होगा लोकसभा में वर्तमान में जो स्पीकर है ओम बिरला जी हैं। ठीक है, वहीं अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए कौन है। सेम इसी तरीके से राज्यसभा में भी एक स्पीकर है और एक डिप्टी स्पीकर है। राज्यसभा के स्पीकर बेसिकली इनको उपराष्ट्रपति भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो है, और जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के वो कौन है, आप कमेंट करेंगे। दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो आप गूगल करिएगा और तब कमेंट करिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो कह सकते हैं कि जो पद सृजित हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, और 1947 का भारतीय अधिनियम, या फिर 1909 का? ये बेसिकली हुआ था सी, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसको बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, उसके तहत भारत सरकार में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पद था उसका सृजन किया गया था। ठीक, सी है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखो, भारतीय संविधान को अगर बात करी जाए पूरी तरीके से तो वो तो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हो सॉरी, ये 26 नंबर था, मैं उतने टाइम 29 नंबर बोल गया था, सॉरी। लेकिन भारतीय संविधान को कह सकते हैं कि जो कुछ प्रावधान जो लागू कर दिए गए थे वो 26 नवंबर 1949 को कर दिए गए थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये सारी एक्सप्लेनेशन करवा रखी है, बस वहां पे मैंने ये 26 की जगह पे 29 बोल दिया था। और भारतीय संविधान दिवस जो है वो भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था पूरी तरीके से। इसलिए ये प्रभावी हो गया था, और भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था, और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, इसका भी अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी एक छोटे से इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों के से ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें हाँ, ये देखिए, मैंने बोला था ना कि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी। तो ये हो जाएंगी आपकी 15 महिलाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3-4 एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं करवाता, बट 3-4 एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। पहली बैठक मैंने आपको बताया था कब हुई थी, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक हुई थी, और इसमें राष्ट्र संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र रूप से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। सबने मिलकर जो हस्तलिखित संविधान था उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भारत का मूल रूप जो संविधान है डॉट 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 द्वारा लिखा गया था। आप सभी को पता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इनके द्वारा मूल संविधान लिखा गया था। ठीक है, एक बात और हो सकता है आगे आ जाए, पर फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नारायण यादव साहिब ने तो संविधान लिखा था,
दूसरा ये जो मूल संविधान था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है। तो मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा? दूसरा, मूल संविधान पे जो चारों तरफ जो पन्ना होता है उस पे चारों तरफ बॉर्डर लाइन खींचे जाते हैं ना, एक तरीके से कह सकते हैं इसकी जो सजावट की थी, वो सजावट करने वाला भी कोई एक तीसरा व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सजावट की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, जिनमें सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और अंत में, मतलब कुल मिला के आरोही क्रम में आपको जाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जो पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में हुआ उसको बाद में। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो ये बेसिकली ऊपर से ही नीचे की तरफ आप चले जाएं, यही इनका सही क्रम है। देखिए सबसे लास्ट में हमने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि सबसे बाद में हमारा संविधान पारित हो गया था, स्वीकृत हो गया था, उसके बाद में ही तो हमारे पास में ये कैपेबिलिटी आएगी कि क्या हमारा राष्ट्रगान होगा, ठीक है। तो कुल मिला के सी और डी, तो मतलब डी जो आएगी वो सी के बाद आएगा। इसके अलावा राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज पहले ही अंगीकृत हो चुका था। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले हालांकि राष्ट्रध्वज के बारे में कई कल्पनाएं हैं कि पहले ऐसा था, फिर महात्मा गांधी जी ने बोला ऐसा होगा, कई मतलब इसके प्रारूप आए थे, ठीक है। और एक बात और, राष्ट्रध्वज से संबंधित इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, मतलब कि इसका जो हाइट वर्सेस लेंथ का जो रेशियो रहता है, एक्स रेशियो बाई, वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या 4:2 रहता है, 5:3 रहता है, 3:2 रहता है, या फिर 6:5 रहता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइए। जो राष्ट्रध्वज रहता है उसका जो प्रारूप रहता है, उसका जो रेशियो होता है लंबाई वर्सेस चौड़ाई का, वो कितना रहता है, ठीक। बाकी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, उद्देश्य संकल्प देखिए, कुल मिला के ABCD यही इसका आंसर है। मतलब सबसे पहले उद्देश्य हमारा बना, उसके बाद में हमने राष्ट्रध्वज बनाया, राष्ट्रध्वज स्वीकार किया, उसके बाद में संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, उसके बाद में हमने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। ये हो जाएंगी। आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य बना, फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया, ठीक। एक बात और, चूंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो राज्य दिवस है वो भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 में के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डॉट डॉट समितियां थी। तो देखिए इसकी जो टोटल समितियां थी वो ओवरऑल 23 समितियां थी, जो कि इसमें नहीं है। उन 23 आप देख सकते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा को तैयार करने के लिए 23 समितियां थी, जिसमें 19 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है वर्तमान के हिसाब से, पर फिर भी इन समितियों को, जो बड़ी वाली 8 समितियां हैं, इनमें चूंकि मोस्टली में तो डॉक्टर भीमराव सॉरी नेहरू जी अध्यक्ष थे, और एक जगह 2 या 3 समितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। तो वो आप एक बार नजर मार लीजिएगा अपने नोट्स पे, या जहां से भी आपने कोर्स किया है वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब डॉट 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 कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय कक्ष, ठीक है, सेंटर हॉल। बेसिकली जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी, क्योंकि ये पुराना जो संसद भवन था वर्तमान में, अभी तो हमने नए संसद भवन में हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह बैठते हैं, जो पुरानी वाली जो संसद भवन है उसमें जो सेंट्रल हॉल था, यानी केंद्रीय कक्ष था, वहां पे ये संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी 2017 का जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो ये बेसिकली हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ये मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर करवाया था। मतलब अंतिम सत्र क्या, जो अंतिम कह सकते हैं कि जो अंतिम मीटिंग थी वो कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 24 जनवरी 1950, और ये आपका क्या था, 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर जी को द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के रूप के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद में संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51 हुए आम चुनाव हुए और उसके बाद में नई संसद के निर्माण तक भारत में अंतरिम सरकार के रूप में काम किया। कुल मिला के आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान बहुत ज्यादा है। करेक्ट। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। संसद संविधान को, क्योंकि जो मैन पावर है वो तो संसद के ही पास में, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। भारतीय संविधान अ, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा संविधान के बारे में सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ, सबसे ज्यादा लचीला, और भी कुछ हो सकता है, वो संविधान जो है वो भारत भारत का है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसका अभी तक कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, और इस संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। नहीं, ये जो संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं वाला है ना, ये गलत हो जाएगा। संसदीय सर्वोच्चता है ये तो ठीक है, पर दूसरा पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है यार, एक केसेस में तो ये कर भी सकती है, पर वही है कि संसद अगर कर देगी तो फिर वो भी संविधान के अनुसार ही तो करेगी ना। जैसे हमने 370 को हटाया, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। 370 को हमने हटाया चूंकि 370 अनुच्छेद जो 370 था वो एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान का ही तो प्रारूप था, लेकिन उसको हमने डायरेक्ट नहीं हटाया, उसको भी संवैधानिक प्रारूपों के तहत ही इसको हटाया था। छोड़ो इसको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें। देख लेते एक बार इसके बारे में थोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मोंटेंगी चेम्सफोर्ड सरकार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसपे केंद्र के में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन, वैधानिक आयोग का गठन, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये बेसिकली जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। अगर सही की बात करी जाए तो ये बेसिकली सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा। संविधान सभा का एकमात्र कार्य ये तो सिर्फ मसौदा तैयार करना थोड़ी था, पूरा संविधान नहीं बनाना इनका कार्य था। ठीक है, ऑप्शन बी किसमें, ऑप्शन सी में। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके, मतलब कई बार आपके गलत हो जाते आते हुए क्वेश्चन, तो इसको भी आपको जब भी आप अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो बहुत सोच समझ के आंसर को टिक करिएगा, और बहुत सोच समझ के जो, क्योंकि अब तो ऑफलाइन एग्जाम होना है, तो बहुत सोच समझ के आप गोला फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की कुल जो संख्या थी वो थी डॉट डॉट डॉट, देख लेंगे आप। उस समय जो ओवरऑल सदस्य संख्या थी वो थी 389। हालांकि जिस समय हमारा बंटवारा हो गया था यानी कि भारत और पाकिस्तान का, उस समय ये संख्या हमारी चेंज हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो संविधान सभा की जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो कार्यान्वित हुई थी संविधान सभा, उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ कह सकते हैं जो संविधान सभा थी वो थी 389, ठीक। अगला क्वेश्चन, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरभाई लाल भाई और अमृतलाल हरगोविंद दास। तो ये बेसिकली मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होता है और 2017 के एग्जाम में पूछा गया, तो हो सकता है 2025 या 26 के एग्जाम में भी ये आ जाए। ये लगभग 8-9 सालें हो गई और मतलब क्वेश्चन देखिए जो पूछा हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। कुल मिला के केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था ये व्यक्ति, उसके बाद में संविधान सभा का अध्यक्ष बना और फिर लोकसभा का भी अध्यक्ष बना। तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता? तो आप सभी को पता है जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, या वर्तमान का भी जो भारतीय संविधान है वो भी लगभग 75% तक तो यही है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और सिर्फ 25% ही हमने जो अलग से अभी ये कॉपी पेस्ट मारा, वो बचा हुआ 25% है, बाकी 35%, सॉरी 75% तो यही वाला हमारा चल रहा है, ठीक। ये 1900, ये भी 17 में पूछा गया। आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा साथ में मेरे। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था, ठीक। कुल मिला के वर्तमान का भी भारत के जो संविधान है वो 75% भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व या मौलिक कर्तव्य भी इसको बोल सकते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं ये भी हमने रसिया से ली हैं। मौलिक अधिकार ये अवश्य हमने ये अमेरिका से लिए, तो ये रसिया के नहीं हो जाएंगे। वहीं मूल कर्तव्य की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे रसिया की ही देन है, ठीक है। तो पी और आर ये ऑप्शन ए है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, ये हमारे सॉरी मूल अधिकार हमारे अमेरिका के हैं, मूल कर्तव्य रसिया के हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वहीं मूल अधिकार के बारे में ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं तथा जिन्हें भारतीय संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वही और एक बात और, इन्हीं आर्टिकल्स को बेसिकली अनुच्छेद 12 से 35 को, इन्हीं को बेसिकली भारत में मानवाधिकार संरक्षण के जो कह सकते हैं कि आर्टिकल है वो भी माने जाते हैं, ठीक। जब मैंने आपको मानवाधिकार वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज यार देखिएगा जाके, अवश्य। मतलब एग्जाम से पहले तो देख ही लेना मेरे ये, मतलब एज अ बिग ब्रदर, एज अ गाइड, या जो भी आप समझे, सजेशन है, राय है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, या जो भी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है सीरीज। वहीं संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का जिसको अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है।
बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब पहले मात्र 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और मूल कर्तव्य हमने रसिया के संविधान से लिए थे। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डॉट 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 के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ये देखिए, मैंने हालांकि इसमें मैंने आपसे नाम पूछा था कि उस कलाकार का नाम क्या था, हो सकता है इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन किसका निवास स्थान था, ये आप कमेंट, इसमें हो सकता है दिया ही गया हो तो क्या ही पूछूं मैं, नहीं दिया गया ना। हाँ ठीक है, इसमें नहीं दिया गया। शांति निकेतन किसके निवास स्थान को कहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा किस व्यक्ति का जो निवास स्थान था उसको शांति निकेतन बोला गया था। ठीक है, अगर भाई दरोगा बनना है तो ये तो बेसिक है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये तो जीएस का भी पार्ट, ये आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। और ये भारत के एक महानतम व्यक्ति थे, उनके नाम पे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब भारत का ही नहीं, ये थे तो भारत से संबंधित, पर इनका नाम पूरी दुनिया में था, आप यही समझ लो। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच के चित्र बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक अलग पॉइंट है। मैंने आपसे जो पूछा था, मैंने क्या पूछा था, संविधान का जो पेज था उसके बॉर्डर लाइन को किसने सजाया था। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान में जो चित्र बने थे, जैसे कि संविधान का जो स्टार्टिंग था वहां पे शायद गणेश जी का वो बना है कि राम जी का दरबार लगा है, जो भी है, कोई ऐसा ही एक चित्र बनाया बना हुआ है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हर जो कह सकते हैं कि हर भाग है, जैसे भाग पहला स्टार्ट हुआ, फिर भाग दूसरा, भाग तीसरा, डॉट 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 करके ऐसे, तो हर भाग के पहले वाला जो पेज है उस पेज पे 8 से 12 इंच का एक चित्र बना है, किसी न उसी भाग से संबंधित किसी देवता का या किसी अन्य मतलब पौराणिक चित्र आप मान सकते हैं। ठीक है, तो उन चित्रों की बेसिकली बात कर रहा हूं, उन चित्रों को बेसिकली नंदलाल बोस जी ने बनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नंदलाल बोस, इसके अलावा जो शांति निकेतन के इनके अन्य साथीगण थे वो। और मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि इस पेज का जो बॉर्डर एरिया है उसको किस व्यक्ति ने सजाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा द्वारा डॉट 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 नहीं किया गया था, मतलब कौन सा कार्य। ओके, आपका ऑप्शन है इनमें, इसने इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। ठीक है, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, यानी संविधान सभा ने। ठीक है, ये भी इसने किया था। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। जवाहरलाल नेहरू को इसने चुना था, बिल्कुल भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू को बेसिकली जनता ने चुना था, वोटिंग हुई थी। 1951-52 के आम चुनाव हुए थे, सॉरी 51-52 के जो आम चुनाव हुए थे, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी को एज अ प्रधानमंत्री कह सकते हैं। मतलब नहीं, आम चुनाव तो बाद में हुए थे ना, जवाहरलाल नेहरू जी तो पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे। हम्म, हाँ, मतलब वोटिंग के बाद ही जवाहरलाल नेहरू जी तो वोटिंग के बाद ही प्रधानमंत्री बने थे, कुल मिला के ये है। ठीक, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जबकि हाँ, आप देख सकते हैं, यही वाला पॉइंट तो मैंने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी को वोटिंग करके भारतीय जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ अन्य विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। ये बेसिकली नागरिकता के लिए पहली अनुसूची। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट डॉट, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद
नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। ये बेसिकली हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय से संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत आप कह सकते हैं कि भारत में जो पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था? हालांकि भाषाई आधार पर बना था, पर बना तो था ना पहला, तो वो कौन था? ठीक, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्रों में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार था। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के, छोड़ दो आप, मतलब पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब हमको तो ऐसा लग रहा है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। अगर विधानसभा की बात करते हैं तो इन बेसिकली ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें तो हो जाएगा ऑप्शन बी पुदुचेरी। पर इसमें अगर पुदुचेरी की जगह पे आपका दिल्ली आ जाता तो फिर ऑप्शन हो जाता दिल्ली। लेकिन वर्तमान में इन चार ऑप्शंस में देखिए, दमनदीव में है नहीं, चंडीगढ़ में है नहीं, अंडमान निकोबार में है नहीं, पुदुचेरी में है, ठीक है, दिल्ली में है। ओके। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वर्तमान आपका जो मुख्यमंत्री है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां? तो आप सभी को पता है वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब ये तो बिना किंतु परंतु वाली बात है। पहले ये 8 थी, वर्तमान में 22 हो गई है। ठीक। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? छठी अनुसूची की अगर बात करी जाए, वहां पे हमारे ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, बल्कि वहां पे नागालैंड नहीं है। ठीक है, ATMM। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे, ATM और फिर से M। ठीक। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आ गई। ठीक। और नागालैंड का जो नाम है वो इस अनुसूची में नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है वो बेसिकली 8 है या 7 है? 8 ही है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों या विनियमों में सत्यापन के प्रावधान है। ओके। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर अनुसूची। ओके। और 11 बेसिकली ग्राम पंचायतों से संबंधित होनी चाहिए। ये क्या बोला? 11वीं अनुसूची में अनुसूचित नहीं है, ऑप्शन डी नहीं हो पाएगा। ठीक, बकाया आप तीनों लगा दीजिए, 11 गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी अनुसूची में सही मेल नहीं की अनुसूची है। ये बेसिकली अनुसूची 5वीं अनुसूची का हिस्सा है। ये वाला जो ऑप्शन दिया गया ये 5वीं अनुसूची का है। ठीक है। जबकि 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है। मैंने इसी भी चैनल पे मैंने एक भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां याद करवाई है ट्रिक के माध्यम से। वो आप वीडियो आप देख लीजिए जाके, एक 1.5-2 मिनट का ही वीडियो होगा शायद, हो सकता है 4-5 मिनट का हो। उस एक वीडियो से आप भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं वो आपको मतलब एक बार में रट जाएंगी। राज्यसभा में भाषण के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डॉट डॉट अनुसूची में उल्लेख किया गया। तो ये हो जाएगा बेसिकली चौथी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य की जो सीटें हैं उनका वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची में ATMM हो जाएंगे, जहां पे इनकी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 5वीं अनुसूची में SC ST के लिए जो विशेष प्रावधान है या विशेष जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अगर आपको आ रही तो आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा पर फिर भी, अगर नहीं है तो आप यार याद कर लीजिएगा। कई बार भाषाओं से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा मतलब आ चुका है। कई बार ये पूछा गया कि बताइए इस वाले जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें कितनी भाषाएं ऐड की गई थी, फिर इसमें कितनी की गई थी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अभी तक सबसे पहले 12 थी, उसके बाद में शायद 4 ऐड हुई, फिर शायद 6 ऐड हुई, इस तरीके से ऐड हुई। आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? या ये कह रहा है कि जो मूल संविधान था उसमें जो भाषाएं थी टोटली, उसमें ये भाषा ऑलरेडी शामिल थी। तो ये बेसिकली हो जाएगी कश्मीरी। ठीक है।
भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया था। और अतः कश्मीरी भाषा जो है वो संविधान की जो रचना हुई थी उस समय 8वीं अनुसूची में ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डॉट 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 अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची है वो भारतीय संविधान की इस अनुसूची में उल्लिखित है। आपका ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची। ये आपका हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डॉट डॉट डॉट, देखिए मैंने चूंकि सारी ये करवाई है तो आप सभी को पता है जो तीसरी अनुसूची है एसपी, पहले में आ जाएगा स्टेट, दूसरे में आ जाएगा पैसा यानी कि जो वेतन वगैरह है उनके बारे में, एसपी की शपथ तो शपथ आ जाएगी तीसरे में। ठीक है, मैंने ये सारा मतलब ट्रिक के माध्यम से करवाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया देख लो जाके। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की भाषा और विविधता देख, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, पंचायत नगर पालिकाएं 11 और 12 हैं। इस तरीके से मैंने पूरा करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? उस समय ये थे अनुच्छेद 395। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही है और अनुसूचियां 12 हो गई, 4 नई अनुसूचियां ऐड हो चुकी है। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? आप सभी को पता है जो नंदलाल बोस जो थे, इन्होंने जो मूल दस्तावेज में, क्या एक मिनट देख लेते हैं, चूंकि ये बिहार से संबंधित है आप देख सकते हैं इसमें। ओके, चित्रों की बात करा, वही मतलब सजावट की बात करा। नंदलाल बोस का जन्म 1885 में बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था और संविधान के 22 भागों के चित्रों को बनाने में कुछ 4 वर्ष लगे थे। एक बार एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ये मतलब देखिए बीच बीच से आ जा रहा है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। मतलब संविधान के संदर्भ में कौन सा सही है उनके पास, किनके पास? यार ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले और निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार। ए और बी दोनों सही। ओके ठीक, छोड़ो इसको। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी। देखिए अगर बात करी जाए संवैधानिक रूप से भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि जब भी नेहरू जी ने या जो भी तत्कालीन लीडर्स थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिश की, तो जो दक्षिण भारतीय राज्य थे या पूर्वोत्तर के राज्य थे या अन्य जो भी राज्य थे उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज की। उनका कहना था कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले लोग ही हिंदी भाषा बोलते हैं, दक्षिण वाले लोगों की अपनी अपनी अन्य लैंग्वेजेस हैं, तो फिर ये हिंदी को यदि आप राष्ट्रीय भाषा बना देते हैं तो फिर ये फिर उनके ऊपर थोपने जैसा हो जाएगा। ठीक, और इसी आधार पर भाषाई आधार पर ही फिर एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, उनका आप कमेंट करके आप नाम बताइएगा। वो फिर अनशन पे बैठ गए और लगभग 88 दिन के एक लंबे अनशन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को बने हुए ज्यादा समय हुआ नहीं था, 1953-54 की बात है ये। ठीक है, फिर दबाव में आके 1956 में भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन हो जाता है। उस राज्य का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अनशन पे बैठा था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत की उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813,
भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1915। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1919 का जो अधिनियम है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ये बेसिकली हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत ने इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के अगर मुख्यालय की बात करी जाए, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये सदस्य देशों की संख्या 54। अभी आप कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में इसकी जो संख्या है राष्ट्रमंडल खेलों की, के जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक, रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, और अगले जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले वो कहाँ पे होने वाले हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम भारत में जो होंगे वो भारत के किस शहर में होंगे। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कॉमनवेल्थ गेम भारत में होंगे, उसको स्वीकृति मिल चुकी है, और भारत में भी किस स्टेट में होंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रेनवील ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाएंगी। उदाहरण स्वरूप भारत सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद या असममितिक संघवाद। देख लेते हैं। जो सहकारी संघवाद ग्रेनविन ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करना, मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देना, जिस लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है इससे प्रदेश की सरकारें और केंद्रीय नीतियों को कार्यान्वयन करती हैं या कमजोर पड़ जाएंगी। ठीक, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। ये बेसिकली जो भारतीय संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें जो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है, ठीक है, इसमें कितने पेज थे, 226 के राउंड पेज थे ना, ऐसे कुछ पेज थे। तो ऊपर मैंने बताया तो था, मेरा खुद ही उतर गया माइंड से। ठीक है, तो कुल मिला के वो जो म्यूजियम है या कह सकते संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें ये रखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 ने पहली बार विधानसभा में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की थी। किसने की थी, भारत सरकार अधिनियम ने, निर्देशक सिद्धांत ने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा ने। तो आप सभी को पता है जो भारत की विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का कह सकते हैं, 1919 के तहत ये हुई थी। ठीक, 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यार बहुत क्वेश्चन आ गए थे इससे, चलो कोई बात नहीं। डॉट 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 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था 2 अक्टूबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह बेसिकली जो है उसको कब अंगीकृत किया गया था। तो जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए। ओके, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 66 संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 66 की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उससे संबंधित हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। कमेंट करके आप बताइएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो वो एम.एस. राधाकृष्णन साहब थे। ठीक है, एम.एस. राधाकृष्णन, और इनके नाम पे भारत में एक दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। एम.एस. राधाकृष्णन के, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के नाम पे एक दिवस मनाया जाता है। चूंकि महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथियां भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की डॉट 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 भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ओके,
तो ये कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है, तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा अनुसूची 8। ठीक है, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, यही मैंने पहले बताया था, पहले शायद 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को ऐड किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डॉट डॉट डॉट। अच्छा, कानून निर्माण की अगर प्रक्रिया की बात करी जाती तो ये आपकी हो जाएगी जापान के संविधान से। ठीक है, इसको आप एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया। इमरजेंसी उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पूर्वावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति के पद को शामिल, ये सारा अमेरिका से लिया गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, यानी कि जो संविधान सभा की जो संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वही अगर बात करिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष बेसिकली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। एक मिनट, संविधान सभा प्रारूप समिति टोटल मैंने बताया ना 8 मुख्य, टोटल 23 समितियां गठन की गई थी। 19 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, और संविधान उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इसमें वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, इनके इनमें ये मुख्य थी। जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संघ शक्ति की अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, तो इसका भी आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा पर 10-15 दिन बाद दूंगा। ओके, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डॉट 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 द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जी थे। इन्होंने भारतीय संविधान जो मूल संविधान था इंग्लिश लैंग्वेज में था, इसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में अगर बात करी जाए तो 22 भाग हैं, हालांकि पहले भी शायद 22 ही भाग थे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत एक है हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है बेसिकली धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि यहाँ भारत का कोई भी धर्म नहीं है और भारत के सभी धर्म हैं। ठीक, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, यही हो जाएगा धर्म निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र की बात यही है कि वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनता चुनती है, जनता 5 साल के लिए चुनेगी आपको। अगर 5 साल में आपने काम नहीं किया तो अगले बार 5 साल बाद आपको हटा के किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को यहाँ पे चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के गणतंत्रता का जो मतलब है कि जो लीडर है वो वंशानुगत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति,
कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों की समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि उद्देश्यों एवं विचारों की समानता, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1940, ये तो आपको पता ही होगा, क्या है इसका बताना। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा जी। जन गण मन की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, वो की थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो कितनी है, कमेंट करके आप बताइएगा। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी। तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, होना तो ऐसे इसमें भी चाहिए, छोड़ इसको। हालांकि आईपीसी का सेक्शन है, तो जब हम आईपीसी पढ़ेंगे उस समय इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि अब तो आईपीसी नहीं, बीएनएस हो जाएगी, भारतीय न्याय संहिता। ठीक, आत्मरक्षा का अधिकार है, यार ये तो सारे वही क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, लोटे अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे ना, क्योंकि चोरी लूट हो रही तब भी आपको अपनी रक्षा का अधिकार है, अपने शरीर के प्रति अगर अपराध हो रहा है तब भी आपको अपना अधिकार है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, वहां पे भी आप आत्मरक्षा लगा सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है, वंशानुगति तो ऊपर हो तो चुका है, अच्छा दोबारा आ गया। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, देखिए अनुच्छेद तो उतने ही थे, अनुसूची अवश्य 8 थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया, तो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा यार, उस समय लोकसभा राज्यसभा थोड़ी थी, 15 महिलाएं थी उसमें, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया था, ओह तेरी, ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, उस दिन विक्रम संवत के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि या 2006 संवत थी, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना, ये मुझे तो पता नहीं था। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और 2006 विक्रम संवत। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था, भारत का जो गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को हम पूर्णतः गणतंत्र बन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ये भी थोड़ा कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत हमने कह सकते हैं कि भारत में मिलाया था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और ऑपरेशन पोलो का ऑर्डर किसने दिया था, ये आप कमेंट करें। अच्छा यहाँ पे दिया है ऑपरेशन पोलो, ओके, ऑपरेशन पोलो का जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, ये हो जाएगा आपका बेसिकली अनुच्छेद 338। हालांकि जब हम ये पार्ट पढ़ाएंगे उस समय ये हो सकता है इसमें से पूछा जाए, तो मैं तब करवाऊंगा आपको, इतना अभी डीपली लेने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका शिक्षा के का जो क्षेत्र था उसमें मौलिक परिवर्तन आया था। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ तक हमारे लगभग 71 क्वेश्चन थे, जो कि आप देख सकते हैं ये यूपीएसआई 1991 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको करवाया 1991 से लेके 2021 तक के जो एग्जाम्स हुए हैं यूपीएसआई के, सारे आप देखते हैं यूपीएसआई के ही एग्जाम्स हैं। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम्स में जो भारतीय संविधान का कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास था, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के बने वो मैंने लगभग लगभग सारे करवा दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा 70 क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक रहेगा उद्देशिका, जिसको बोला जाता है प्रस्तावना या प्रेम्बल। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं अभी तक के वो मैं करवाऊंगा।
तो मैंने पहले ही आपको बताया था, चूंकि भारतीय संविधान एक बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके कई पार्ट में वीडियो बनने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे वीडियो देखेंगे, और इससे पहले वाले जितने वीडियो मैं करवा चुका हूँ वो भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारे देख रखे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो जिस समय आप ये देख रहे हैं तो उस समय से आप कंटिन्यू डबल की स्पीड करके देख सकते हैं, और सारे वीडियो एक बार देख के ही एग्जाम में बैठिएगा जाके। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज यार लाइक करके जाइएगा, और चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको 15-20 दिन बाद मैं आपको आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या फिर सॉरी टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ और नया चाहिए, नया सीखना है तो उसके बारे में भी। हालांकि अभी मेरे पास थोड़ा द लैक ऑफ टाइम है, मतलब टाइम की थोड़ी मान सकते हो आप, ठीक। तो वेरी सुन मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ आपको। ये एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हिंदी का सारा मैं करवा दूंगा, और रीजनिंग मैथ तो वो आप सबको पता ही, आप कहीं से भी कर सकते हो, तो उसमें कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, यही थोड़ा बेसिक मुख्य हो जाता है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में या नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।